अच्छा जी, ओके, लेट्स स्टार्ट। रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, तो क्या मेरी बात समझ आई आपको या नहीं आई कि क्या करना क्या है? बिकॉज अभी हमारा काम ये है कि अपने इस काम की बेस के ऊपर वी हैव टू राइट लिटरेचर रिव्यू सेक्शन। लिटरेचर रिव्यू सेक्शन के लिए अब आपके पास जो पेपर्स हैं वो सामने हैं आपके। उन रिसर्च पेपर्स के अंदर से जो मवाद निकालना है वो मवाद आपके ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड निकलेगा, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड। सो फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन दोस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। मिनिमम 3 to 5 रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जा सकते हैं एक मास्टर्स थीसिस के अंदर। और उन थीसिस ऑब्जेक्टिव्स के पर्सपेक्टिव से आपने अब अपने डाटा को या अपने रिसर्च पेपर्स को स्ट्रीमलाइन करना है इन फॉर्म ऑफ सिंथेसिस मैट्रिक्स, जहाँ पे आपने उन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को 1 बाय 1 लिख के उनकी की फाइंडिंग्स को उन सोर्सेज के अंदर ढूंढना है कि मेरा पहला ऑब्जेक्टिव इन सारे पेपर्स में किस तरह से बयान हुआ है, सेकंड कैसे बयान हुआ है, तीसरा किस तरह बयान हुआ है। तो आपके पास एक स्प्रेडशीट आ जाएगी। उस स्प्रेडशीट को फिर आप खोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू सेक्शन और अ चैप्टर, बिकॉज दोज आर द की फाइंडिंग्स या की अंडरस्टैंडिंग्स फ्रॉम दोज रिसर्च पेपर्स जो आप पढ़ रहे हैं। जितना उसको पढ़ेंगे उन रिसर्च पेपर्स को उतना अच्छा एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। सो दिस शुड बी योर नेक्स्ट टास्किंग फॉर दिस वीक। थोड़ा सा आपने रमज़ान में टाइम ज़्यादा होता है, रिसर्च पेपर्स पढ़ें। माई रिक्वायरमेंट इसके मिनिमम 5 रिसर्च पेपर्स जो हैं वो ज़रूर पढ़ें और उसके अंदर से ये मैट्रिक्स बनाएं। फॉर्मली ये मैट्रिक्स 5 का बनाएं और जो आप में से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहे वो ज़्यादा चीज़ों को ऐड कर सकता है। और अल्टीमेटली हम सब ने इसके अंदर से लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है, विच विल बी टास्क मे बी आफ्टर योर एग्जाम्स। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने करनी है 5 रिसर्च पेपर्स की बिफोर एग्जाम्स, बिकॉज एग्जाम का मैं बताऊंगा आपको उसमें से क्वेश्चंस इसके अंदर से या लास्ट जो आप ये चीज़ें तैयार कर लेंगे, ब्रिंग इट इन फॉर्म ऑफ प्रिंटेड फॉर्म। और जो आपके पास हार्ड कॉपी चीज़ें होंगी उन्हीं से आपका क्वेश्चन के एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो कीप दैट थिंग इन माइंड। तो ये एक चीज़ है जो कि आपने अब अपने पास इंक्लूड रखनी है। So if this is clear, then we move on to the next thing, which is the ठीक है जी, रिसर्च प्रपोजल्स पे हमने बात करनी है नेक्स्ट। लास्ट क्लास में जो मैंने डिस्कशन की थी, मैंने लास्ट जो चीज़ें कवर की थी दोज वर रिलेटेड टू रीडिंग फ्रॉम सिलेक्टेड सोर्सेज, इफ़ आई रिमेंबर एंड यू रिमेंबर, अगर आपको अपने नोट्स कुछ याद है। तो हमने जो वहाँ पे डिस्कस किया था, लास्ट टॉपिक वॉज कि आपने जब चीज़ें सिलेक्ट करनी है या सर्च करनी है तो उसके लिए जो सर्च इंजन हैं वो सिलेक्टेड होने चाहिए। गूगल स्कॉलर पे सर्च करना मुनासिब नहीं है या गूगल पर सर्च करना मुनासिब नहीं है। वन शुड गो एंड सर्च ऑन टू IEEE एक्सप्लोरर या साइंस डायरेक्ट या कुछ और, मैंने वेब ऑफ साइंस, इसके अलावा एमरल्ड, जे स्टोर, ये कुछ सर्च इंजन मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे कि ये सारे अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्पज़ ऑफ फाइंडिंग आउट रिलेटेड आर्टिकल्स। और अभी जिस तरह से आप लोगों ने रिसर्च पेपर्स भी कलेक्ट कर लिए हैं और अब ये आपके पास एक रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स भी बन जाएगा। Accordingly, now you would go and write the literature review in the subsequent classes. In between, now we have to see कि जी एक चीज़ हमारे पास होती है कि अब सब लोगों ने अपने अपने रिसर्च प्रपोजल्स को फिल करना है। और जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट हो, उसमें जो मेजर चीज़ें होती हैं वो देर आर
there are three things, there are three major items to be covered within a research proposal. And वो क्या चीज़ें हैं मरियम? वो तो अभी तक कवर हो गया ना। मैं रिसर्च प्रपोजल की बात कर रहा हूँ। जो आपने प्रपोजल लिखा है, जो आपने अपने TH1 में सबमिट किया है, उस TH1 सबमिशन के अंदर जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या अहम चीज़ें थी जो आपको नजर आई हो? ओके, सही है। जो आपको मैंने एक रिसर्च प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, वो रिसर्च प्रोसेस सारा का सारा एक प्रपोजल का हिस्सा नहीं होता, वो थीसिस का हिस्सा होता है। रिसर्च प्रपोजल में जो मेजर चीजें होती हैं वो तीन नजर आएंगी आपको। एक इंट्रोडक्शन नजर आएगी, नंबर 1, सेकंड लिटरेचर रिव्यू नजर आएगा, और तीसरा प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, जो आप जिससे मसले को हल करना चाह रहे हैं। ये तीन चीजें होंगी मेजर, और इनमें भी जो सबसे मेजर चीज होगी वो लिटरेचर रिव्यू होगा। तो 70% ऑफ टाइम यू विल बी mentioning related homework done by various people in that area. ठीक है। सो रिसर्च प्रपोजल्स जो है वो इस पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं कि आप लोगों के किए हुए काम को बता के उसके अंदर से गैप्स आइडेंटिफाई करने के काबिल हो चुके हो और उस गैप्स की बेस पे अपना कोई सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और प्रपोजल्स जो है वो थीसिस के लिए लिखे जाते हैं, जिसको अभी आप लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड रिसर्च प्रपोजल फॉर थीसिस। प्रपोजल इसके अलावा प्रोजेक्ट्स के लिए भी लिखे जाते हैं। इफ यू वुड लाइक टू आस्क फॉर फंडिंग फॉर सर्टेन प्रोजेक्ट, यू विल राइट अ फंडिंग प्रपोजल। ठीक है। और इसके अलावा प्रपोजल रिसर्च पेपर्स के लिए भी लिखे जाते हैं। आजकल जो है कॉन्फ्रेंसेस में या जर्नल्स में कुछ ऐसा ट्रेंड भी है कि वो बजाय पूरा रिसर्च पेपर आपसे मांगने के एक समरी, शॉर्ट समरी मांगते हैं कि जी आप बताएं कि आप क्या प्रपोज करना चाहेंगे इस रिसर्च पेपर के अंदर। ऐसे भी कुछ वेन्यूज हैं। सो इनफैक्ट प्रपोजल इज समथिंग विच गिव्स your homework about something which you like to achieve. So उस perspective से research proposals को लिखा जाता है या proposals को लिखा जाता है। Research का terms maybe is only for thesis research proposal, but there are something else as well जो कि proposals ही हैं, but वो they are not thesis. So proposal के perspective से अगर बात करें तो आप everybody out of you has got the template. यूनिवर्सिटी का template जो है वो मैंने आप लोगों से शेयर किया था। मुफस्सर ने भेजा होगा या अंसार ने भेजा होगा। देयर वाज अ टेम्पलेट व्हिच वाज शेयर्ड। अलोंग विद द टेम्पलेट आपको साथ साथ कुछ अप्रूव्ड सैंपल्स भी दिए गए थे कि ये अप्रूव्ड रिसर्च प्रपोजल जो कि किसी एक ECP में अप्रूव हुए हैं, वो भी आप देखें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से इसके अंदर लोगों ने काम किया हुआ है। ठीक है। आई होप अगर वो आपने देखा है तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं देखा तो काइंडली वो दोबारा एक दफ़ा गौर से खोल के देखें कि टेम्पलेट क्या है, चीज़ें क्या क्या लिखनी है आपने। इसको कुछ नहीं है, आ जाएगा, वेट करो। अच्छा जी। सो आई होप एवरीबडी हैज टेम्पलेट ऑफ रिसर्च प्रपोजल ऑफ यूनिवर्सिटी। देखा नहीं आपने, शायद खोल के नहीं देखा, उसको काइंडली खोल के देखिए। नहीं, मिक्स नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो देखें, वो होता है कि आप किस तरीके से अपने थीसिस को कंप्लीट करेंगे। थीसिस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास मैंने कुछ सेक्शंस थे। रिसर्च प्रोसेस जो होता है वो एक तरीका कार है कि आप कैसे चलेंगे अपने काम को लेके। हाउ यू वुड कंप्लीट योर थीसिस, योर सोल्यूशन। उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आप अपना मेथड एक्सप्लेन करते हैं या मेथड का एक तरीका कार डिफाइन करते हैं। फिर उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट्स लेते हैं कुछ डाटा के ऊपर, फिर उसको कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद कंक्लूड करते हैं।
ये थीसिस कंप्लीट करने का तरीका है जो रिसर्च प्रोसेस में एक्सप्लेन्ड है। रिसर्च प्रोसेस जो है वो हर थीसिस के चैप्टर्स का हिस्सा होता है, चैप्टर्स इस तरह ही लिखे जाते हैं, या वो आपका रिसर्च पेपर उसी पैटर्न पे लिखा जाता है। तो ये तो बात हो गई थीसिस और रिसर्च पेपर्स की, लेकिन रिसर्च प्रपोजल जो होता है उसके अंदर रिसर्च प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जाता, आप उसमें से कुछ चीज़ें पिक करते हैं, ठीक है। और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। I'll just show it to you. So अभी अगर मैं सिर्फ ये जाऊं कि जी रिसर्च प्रपोजल होता क्या है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल, और इट इज इन फैक्ट रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय अ स्टूडेंट, और it intends covering research activities for approval of a committee or a supervisor. What it gives, it explains, it defines what you like to be, what you like to study, how and when. It summarizes the work that has to be done for your report, thesis, or dissertation, and clarifies why this research is important. So by this last line, you could figure out that it is mostly about literature review which you are doing, because it is the literature review which will convey कि ये important काम करने जा रहे हैं आप। और further अगर हम इसके ऊपर कुछ बात करें तो in fact this is conveying that a student has given a serious thought to the topic, and it mentions, yeah, explains that a student has given or has gone through a thorough preparation at an early stage, right? मोरओवर अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहें तो it will force you to focus attention on research topic early in your studies. It will help organize your research in a logical manner, and it will ensure that the research is doable. And in some cases, you would also go and ask for some funding based on your proposal. यहाँ किसी में कोई डाउट है किसी चीज़ के अंदर, starting from here to here, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं भी आपको बताता हूँ कि आपका जो डाउट है वो कहाँ पे क्लियर हो रहा है। प्लान की बात किधर आएगी वो भी डिस्कस करते हैं, फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इनमें अगर कहीं आपको किसी लाइन में कोई प्रॉब्लम समझ आती है तो पूछें, फिर मैं अदरवाइज आगे चलता हूँ। Moving on to the length and size of proposals. Research proposals तीन किस्म के होते हैं. By saying some points, we are just trying to cover the length or volume of that document, कि कितनी बड़ी document है. अभी आप जिस थीसिस प्रपोजल पे काम कर रहे हैं वो 100 पॉइंट मास्टर्स थीसिस प्रपोजल है जो आप होमवर्क जिस पे करेंगे और तैयार करेंगे। 25 पॉइंट रिसर्च रिपोर्ट प्रपोजल आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड डुएबिलिटी एनालिसिस की थी कि ये काम हो सकता है। मैंने आप सबको कहा था कि जी ये फिगर आउट कीजिए कि जिस सॉफ्टवेयर से आपने करना है वो सॉफ्टवेयर आपको आता है या आप सीख सकते हैं, जिस डाटा पे आपने करना है वो डाटा अवेलेबल है, जो पॉपुलेशन साइज है, सैंपल साइज है वो क्या होगा, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपने फिगर आउट कर ली, सुपरवाइजर से डिस्कस कर लिया, अपना माइंड बना लिया। इट मीन्स यू आर एबल, यू हैव डिसाइडेड कि आई कैन डू इट। सो दैट इज अ डूएबिलिटी एनालिसिस जो कि आपने इनिशियली प्रेजेंट भी की, और अगर मैं चाहता तो आपसे मैं लिखवा भी लेता कि जिसको लिख लें आप, शॉर्ट सी डॉक्यूमेंट तैयार कर। बट दैट इज इफ आई वुड हैव गॉन थ्रू या आस्क्ड यू टू डू इट, दैट वाज अ डूएबिलिटी रिपोर्ट, कि जिसमें आपसे मैं ये पूछता कि जी ओके टॉपिक लिखें, सॉफ्टवेयर यूज लिखें, डाटा कहाँ से आएगा, सोर्स लिखें, और अवेलेबल रिसर्च पेपर्स हैं, यस, सुपरवाइजर डिस्कशन हो गई है, यस, तो एक डूएबिलिटी आ जाती है कि हाँ जी ये काम मैं कर सकता हूँ, आई हैव सम ग्रिप ऑन दी एरिया या ऑन दी वेरियस इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस रिसर्च टॉपिक, ठीक है। Whereas the one which you will now prepare, which is required by the subject as well, जो कि finally आपने present भी करना है और document form में भी submit करना है, it is this 100 point master's thesis proposal, which would be giving some details about how to do it. वो क्या है वो हम discuss करते हैं उसको थोड़ी देर में। एक और review या एक और भी आपके पास proposal document आती है जब आप PhD करते हैं। PhD document जो है it is even larger in volume. Again it is called a PhD dissertation proposal. और अगर आपको मैं एक्सप्लेन करूं कि जी किस तरीके से इसको आप करते हैं, तो PhD में जब इनरोल होते हैं आप, तो आप सब्जेक्ट करने के बाद या कोर्स वर्क करने के बाद, जनरली 6 सब्जेक्ट्स कोर्स वर्क होता है 18 क्रेडिट आवर्स का,
उसके बाद आपका एक क्वालिफायर एग्जाम होता है जिसको आप रिटन एग्जाम क्वालिफायर एग्जाम ए कहते हैं। उसमें आप उन्हीं 6 सब्जेक्ट्स में से एग्जाम क्लियर करते हैं बिकॉज दोज आर बेस्ड ऑन सम एडवांस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दो सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हैं। और उसके बाद आपका क्वालिफायर पार्ट बी होता है विच इज़ एन ओरल एग्जाम जिसमें आप प्रेजेंट करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक को आप लेके चलना चाह रहे हैं पीएचडी के अंदर। एंड लेटर ऑन देयर इज अ प्रपोजल डिफेंस। प्रपोजल डिफेंस होता है कि अब आपने रिसर्च शुरू कर दी है, रेगुलर रिसर्च क्रेडिट आवर्स एनरोल करने शुरू कर दिए जो कि 30 होते हैं, 30 क्रेडिट आवर्स पढ़े जाते हैं आपके पीएचडी के अंदर। उसमें एक स्टेज के ऊपर आकर आप अपना प्रपोजल डिफेंड करते हैं कि जी मैं अब तैयार हूँ एक खास एरिया के अंदर अपने काम को करने के लिए। दैट प्रपोजल डिफेंस इज जनरली कंडक्टेड 4th ईयर ऑफ द पीएचडी, जिसमें आप रेगुलर अपनी एक डॉक्यूमेंट भी सबमिट करते हैं और उसमें कमेटी मेंबर बैठते हैं, वो आपके प्रपोजल को वेट करते हैं और अकॉर्डिंगली आपकी डिफेंस को भी देखते हैं। और प्रपोजल डिफेंस के बाद फिर आप रेगुलर अपनी थीसिस डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं जो अभी एक छोटा सा डाउट था कि क्या चीज़ इसमें होती है, दीज आर द कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल जो कि यहाँ मेंशन्ड है। It is little different than what you saw in that research process. Research process जो कि thesis document है ऐसा। Can you people relate research process या should I get it out? मैं उसको भी एक्सप्लेन एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको ताकि अगर कोई देखिए ये रिसर्च प्रोसेस जो है ना, दिस रिसर्च प्रोसेस इज इनफैक्ट द एंटायर मास्टर्स एंड पीएचडी थीसिस। इसमें आप जो सिस्टम से गुजरते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कि रिसर्च करने का तरीका क्या है। वही रिसर्च करने का तरीका अपने आप चैप्टर्स में एलाबोरेट करते हैं जब आप थीसिस डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। तो उसमें आप ये चैप्टर्स नजर आएंगे आपको। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे जो मैंने आपको बताया किस तरीके से लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू का एक चैप्टर होगा, मेथोडोलॉजी आपकी अपनी मेथोडोलॉजी होगी, फिर उसकी आपने डाटा एनालिसिस करनी है बाय इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट किया, रिजल्ट्स लिए, कंपेयर करना शुरू किया कुछ एग्जिस्टिंग मेथड्स के साथ, उन पे डिस्कशंस हुई और उसके बाद कंक्लूड करते हैं और रेफरेंसेस अपेंडिसेस उससे रिलेटेड लग जाते हैं इसके अंदर। तो ये एक रिसर्च प्रोसेस पूरे एक सिस्टम को आप कैसे चलाएंगे उसका नाम है। ठीक है, इट इज नॉट द रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट, it is thesis document which will be based on this proposal document। जो यहाँ तक जो चैप्टर 3 है यहाँ तक लिमिटेड होगी, यहाँ तक भी ऐसे लिमिटेड होगी कि प्रपोज मेथड भी प्रपोज होगा, एग्जैक्ट मेथड नहीं होगा। इधर तो एग्जैक्ट मेथड आप मेंशन कर रहे हैं क्योंकि काम हो चुका है। अभी इससे पहले आप प्रपोज कर रहे हैं कि मैं इस तरह करूंगा या नहीं है, और उसमें कुछ वेरिएशंस भी आ सकती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो प्रपोजल दिया जाता है based on some ideas which may not be concrete at that moment, although 80-90% आप confirm होते हैं, but कुछ minor variations during the process हो सकती हैं। तो research proposal इसलिए थोड़ा सा फर्क होता है। तो ये अगर research process है जो कि research thesis का हिस्सा है, it is not research proposal template या research proposal ingredients। इसमें से पहली 3 चीजें research proposal के अंदर आ सकती हैं जो कि यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो इसके अंदर आपको नजर आएंगे। अब जरा इसको अलाइन करने की कोशिश करें विद द प्रीवियस प्रोसेस डायग्राम। दिस इज द कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। The first thing is the provisional title. Why provisional? Because
still you are in the process of refining. It is a proposed idea. So it has to be a provisional title which may change or which may alter a little. This is more applicable to PhD because PhD के अंदर आपका still title थोड़ा सा shaky होता है, 7 साल 8 साल का टाइम होता है. Master's grades sort of finalized है, जो टॉपिक अभी आप कह रहे हैं वो वही रहेगा क्योंकि वो आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद फिगर आउट किया है, काफी मेहनत की है उस पे, सबसे डिस्कशन करके आपने एक अपना टॉपिक डिफाइन कर लिया है, तो इट इज सॉर्ट ऑफ फाइनल टाइटल. But still, minor variations अगर हो तो by the end of thesis completion, it can change as well. अच्छा, जो बाकी दो इधर चीजें या तीन आपको नेक्स्ट हेडिंग नजर आ रही है, पर्पस, इंपॉर्टेंस, रिलेशनशिप. दिस इज नथिंग बट लिटरेचर रिव्यू. ऑल ऑफ दिस ये लिटरेचर रिव्यू है, ठीक है. तो हैवी पोर्शन ऑफ प्रपोजल डॉक्यूमेंट इज योर लिटरेचर रिव्यू. आप क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? अगेन यू विल ट्राई टू रेफर सम ऑफ द रिसर्च पेपर्स. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आप रेफर करेंगे कि डीसी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा से इंडिकेट कर रहा है, और प्रीवियस जो काम हुए हैं उससे क्या इसका ताल्लुक है, अगेन हम लिटरेचर रिव्यू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सो अगर आप शुरू वाली 4 चीजें देखें तो वो आपके पास इट्स प्योरली नथिंग बट द लिटरेचर रिव्यू. और उसके बाद नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी, डाटा कलेक्शन. यहाँ पे आप आइडिया देते हैं कि व्हाट इज द प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी और कैसे आप डाटा कलेक्ट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगी, सैंपल साइज क्या होगा, या इन केस ऑफ द कंप्यूटर साइंस कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, कौन सा डेटाबेस कहां पे अवेलेबल है, रियल टाइम बनाएंगे या आपके पास कहीं सोर्स अवेलेबल है उसकी वहां से कलेक्ट करेंगे. और उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, टाइम टेबल आ जाता है. टाइम टेबल से मुराद ये कि व्हाट विल बी योर टाइमलाइंस, हाउ यू विल इंटेंड कंप्लीटिंग दिस प्रपोज्ड आइडिया. तो देखिए रिसर्च प्रोसेस में ये चीज नहीं थी. रिसर्च प्रोसेस कंप्लीट एक प्रोसेस है जो कि कल्मिनेट करता है रिसर्च को, और उसके बाद उसको आप मेंशन करते हैं अपनी राइटिंग के अंदर. यहाँ पे आप सिर्फ बता रहे हैं कि मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और एक टाइमलाइन फॉलो करूंगा, किया नहीं है, ठीक है. तो जो अगर आप सैंपल पढ़ेंगे ना जो आपसे शेयर हुए हैं सैंपल प्रपोजल्स, तो उसमें आपको ये चीज प्रोमिनेंटली नजर आएगी कि वहां कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई होगी, सिर्फ आइडिया दिया होगा इन फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक डायग्राम कि ये तरीका है जिससे मैं अपने काम को कंप्लीट करूंगा यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर यूजिंग दिस डेटाबेस, ठीक है. और उसके बाद टाइम टेबल, इस टाइमलाइन जो कि आपको एक्सप्लेन करती है कि किस तरीके से आप चलेंगे. सो अकॉर्डिंगली बाकी चीजें जो है वो फिर उसी से रिलेटेड हैं कि अगर आप हम इसको वन बाय वन डिस्कस भी कर लेते हैं. सो यहाँ इनकी डिटेल्स है बट इधर वी कैन डिस्कस इट हियर एट द सेम प्लेस. कोई किसी को कोई डाउट हो सकता है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. सो प्रोविजन टाइटल में एक्सप्लेन दोबारा कर दूं कि इट्स द टाइटल बिकॉज़ ये एक रिसर्च प्रपोजल पीएचडी के पर्सपेक्टिव से मैंने यहाँ पे एक स्लाइड बनाई हुई है, तो मैंने इसको प्रोविजन लिखा है कि पीएचडी के अंदर आपका टॉपिक पास होगा कुछ अर्से बाद जाके फाइनलाइज होता है. स्टिल यू आर नॉट एबल टू फाइनलाइज इट एट स्टार्ट, इसलिए उसको प्रोविजन लिखा जाता है. और बात कुछ जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें आप इसको अलग अलग हेडिंग्स के अंदर भी मेंशन करते हैं कि मेरा ब्रॉड टॉपिक ये है और मेरा एक रिफाइंड टॉपिक ये है. तो इनिशियली आप ब्रॉड टॉपिक लेके चलते हैं और बाद में जब आप 3 साल के बाद 4 साल के बाद 5 साल के बाद कंफर्म हो जाते हैं कि मैंने क्या करना है तो अपना एक रिफाइंड टॉपिक भी मेंशन करते हैं. तो अगर आप पीएचडी थीसिस लोगों के पढ़े कभी तो आपको वहाँ पे 2 टाइटल भी नजर आएंगे कुछ के अंदर. once they write down तो उनका जो टेम्पलेट होता है उसमें दोनों टॉपिक्स मेंशन होते हैं, एक ब्रॉड टॉपिक होता है और एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है. इसकी वजह ये होती है कि कुछ चीजें आपको आस्था टाइम के साथ पता चलती है. सो फर्स्ट इज द टाइटल व्हिच शुड बी पार्ट ऑफ द रिसर्च प्रपोजल. बेस्ड ऑन टाइटल फिर ये अगली 3 चीजें आपने मेंशन की हुई है जिसमें पर्पस, इंपॉर्टेंस और रिलेशनशिप. माइनर वेरिएशंस हो सकती हैं किसी रिसर्च प्रपोजल के अंदर. लाइक अगर आप अपना यूनिवर्सिटी का टेम्पलेट देखेंगे तो वहां पे आपको यही 3 चीजें मुख्तलिफ नामों के साथ नजर आएंगी. सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी लिखा होगा कहीं पे. इंट्रोडक्शन सेक्शन इनिशियली इज नथिंग बट द पर्पस ऑफ द स्टडी. तो इंट्रोडक्शन सेक्शन भी पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू ही होता है खत्म. इंट्रोडक्शन सेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, देन इज योर सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, और वहां पे आपको शायद कुछ और इस तरह की हेडिंग्स नजर आएंगी लाइक आउट ऑफ द लिटरेचर रिव्यू फिर एक सेक्शन होगा जिसका नाम होगा गैप एनालिसिस.
या इन रिसर्च पेपर्स में क्या चीजें आपको ऐसी नजर आई जो कि जिनमें कुछ कमी थी, जिनमें कोई एक्स्ट्रा काम किया जा सकता है। तो गैप एनालिसिस का एक सेक्शन होगा, अगेन वो इसी का हिस्सा होगा, इसी के अंदर से यानी इसके बाद वो चीज एस्टैब्लिश होगी बिफोर प्रपोज मेथडोलॉजी। गैप एनालिसिस की बेस के ऊपर नेक्स्ट एक टाइटल हो सकता है आपके पास प्रपोजल के अंदर, दैट इज कॉल्ड द रिसर्च क्वेश्चंस। ये रिसर्च क्वेश्चंस है मेरे बेस्ड ऑन द गैप्स। ये क्लियर कि आपके गैप्स आए, गैप्स के अंदर से आपके रिसर्च क्वेश्चंस निकलते हैं, मुझे कौन से सवालों के जवाब देने चाहिए। रिसर्च क्वेश्चंस के बाद है रिसर्च ऑब्जेक्टिव सेक्शन। ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे टू अचीव दीस रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक, लेट मी राइट इट डाउन, फिर यहां पे मेंशन, इसको यहां मेंशन कर देते हैं। मार्कर्स लगाने पड़ेंगे, मार्कर एक ले लो तैयार है बस। So we have the introduction, then we have significance, then we have literature review, then there is a gap analysis, based on gap there are research questions, रिसर्च क्वेश्चन से रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। और इसके बाद देन देयर इज प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। सो अब इसको मैच करने की कोशिश करते हैं जो सामने चीजें लिखी हुई हैं। मेथोडोलॉजी, so there is purpose of study, purpose, then there is importance, and then there is relationship. So this whole thing from here to here, in fact ये इन तीन चीजों से derive हो रही है। आप कह सकते हैं कि ये मेन हेडिंग्स हैं, तो ये उनकी सब हेडिंग्स बनती हैं इनके अंदर से। इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन इज अगेन फ्रॉम पर्पस, इट इज ड्रॉन फ्रॉम पर्पस, रिलेशनशिप इज लिटरेचर रिव्यू, इंपॉर्टेंस इज सिग्निफिकेंस, एंड रिलेशनशिप इज आल्सो गैप, इट्स आल्सो द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, इट इज आल्सो द रिसर्च क्वेश्चंस। सो इस तरीके से ये इनके सब डोमेन्स हैं जो कि कवर किए जाते हैं किसी एक रिसर्च प्रपोजल डॉक्यूमेंट के अंदर। और जो मेथोडोलॉजी डाटा कलेक्शन का मेंशन है वहां पे, दैट इज योर प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। दिस थिंग डज नॉट गिव द इंप्लीमेंटेशन, इट इज ओनली द ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम प्लस डाटा एनालिसिस, procedure. By procedure I mean the database plus software which you may use or intend to use. This thing is the data analysis procedure. तो अगर सारों को थोड़ा सा हम कंपाइल करें तो हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि एक काम मैं करना चाहता हूँ, किया नहीं है, और उसके करने की वजूहात जो है वो इस ये है कि दुनिया में लोगों ने इस तरीके से वो काम किया। दिस इज व्हाट दी मतलब इसकी पंच लाइन अगर हम उसमें से निकालना चाहें
तो दैट इज मच टाइम। टाइम टेबल के अंदर जो है वो उसकी डिटेल्स आती हैं कि ये सारा काम करने के लिए और इसके बाद वाले काम को करने के लिए किस तरीके से आप चलेंगे, सॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ योर रिसर्च, कि आप पहले करेंगे कुछ जिसमें प्रपोजल डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, मे बी 1 month लगेगा आपको, and then later on something else which you will do. But till that dotted line, this is what all we have. So any question from here? किसी को कोई चीज ऐसी यहाँ ठीक ना लग रही हो या अजीब सी लग रही हो? टाइम टेबल में आओ, अगर टाइम टेबल से पहले कोई चीज आपको वहां पे और यहाँ पे नहीं हो पा रही तो वो पूछो। So, I propose that currently we will be using the present tense, or we will be using future tense? Present tense. Present tense. If suitably अगर आप कहीं आपको लगता है कि मुझे future tense यूज करना चाहिए तो कर सकते हैं आप suitably, but most of the time the document is always in present tense. थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर सकते हो, वो तो आप खुद अपनी कैलकुलेशन यूज करके। और कोई इसमें किसी किस्म की कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। Now coming on to the timetable. This is what all is already, मैंने इसको बता दिया डिटेल में आपको। इनकी कुछ डिटेल यहाँ पे स्लाइड्स पे भी हैं, बट मैं टाइम टेबल पे चला जाता हूँ अभी। टाइम टेबल बेसिकली तैयार किया जाता है विद द हेल्प ऑफ MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो आप यूज़ कर MS के अंदर आप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ आई जस्ट इसको हम जिसकी बेस पे हम गैंट चार्ट बनाते हैं। रिसोर्सेज ये है कि जस्ट फॉर कंप्लीशन पर्पसेस के जब आपने अपना काम करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हो सकती हैं ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। लाइक फ्यू आर मेंशन्ड हियर, कोई आपको मैन पावर चाहिए, कोई प्रिंटिंग की फैसिलिटी चाहिए, कोई सिटिंग की फैसिलिटी चाहिए, कोई फंड चाहिए। बट मोस्टली मैं मास्टर्स के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर एनी फंडिंग प्रपोजल, एनी डेवलपमेंट प्रपोजल के पर्सपेक्टिव से जो हमने लिखते हैं, जो मैंने आपको शुरू में शायद एक्सप्लेन भी किया था कि हमारी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसमें वी कुड गो फॉर फंडिंग ऑप्शंस। लाइक ICT R&D की हमने बात की थी, HEC के कुछ फंड्स की बात की थी। तो वहाँ पे जब आप कुछ पैसे मांगने जाएंगे तो आप ये रिसोर्सेज वहाँ पे मेंशन करेंगे। बट ड्यूरिंग PhD स्टडीज एज वेल लोग रिक्वायरमेंट उनकी होती है जो मुझे ऑफिस दें, मुझे कोई एक सिटिंग प्लेस दें, मुझे एक लैपटॉप दें, तो वो इस अपने प्रपोजल डॉक्यूमेंट को जब वो सबमिट करते हैं तो वो ये मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ओके। सो रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से चीज क्लियर हो गई। गैंट चार्ट पे आ जाते हैं हम। समथिंग लाइक दिस, व्हेनेवर यू डिफाइन योर एक्टिविटीज ड्यूरिंग योर थीसिस कंप्लीशन यू मेक अ गैंट चार्ट। गैंट चार्ट बनाने का तरीका ये होता है कि आप अपनी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उस एक्टिविटीज़ के पर्सपेक्टिव से आप मेंशन करते हैं कि मेरी मेजर एक्टिविटीज़ ये हैं और एक एक्टिविटी करने के लिए मुझे पहले कोई एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो वो प्रीडिसेसर बन जाता है। फिर टाइम एस्टीमेट्स मेंशन किए जाते हैं कि आपका जो एक नॉर्मल टाइम उसको कंप्लीट करने का है मंथ्स के अंदर, वो 4 महीने हो सकते हैं, 4 वीक्स हो सकते हैं, 4 दिन हो सकते हैं, 4 साल हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप मेंशन करेंगे टाइमलाइंस के ऊपर। अगर नॉर्मल टाइम मेंशनड है, अपना पेसिमिस्ट टाइम भी मेंशन कर सकते हैं जो कि ज़्यादा से डिले की वजह से हो सकता है काम को करने के लिए। ए एक्टिविटी है फॉर एग्जांपल, उसका नॉर्मल टाइम 4 महीने है, बट अगर कोई ख़राबी आ गई तो 6 महीने में पूरा होगा, और अगर बहुत ही अर्ली कंप्लीट हो गया तो 2 महीने में पूरा हो जाएगा। ठीक है।
तो उस बेस पे एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो एक एवरेज ऑफ ऑल दीज 3 वैल्यूज, तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड टाइम निकल आएगा, एक्टिविटीज डिफाइन हो जाएंगी, प्रेडिसेसर्स डिफाइन हो जाएंगे, टाइम डिफाइन हो जाएगा। इसकी बेस के ऊपर इस तरह का एक चार्ट बन जाता है आपका कि अगर आपने एक्टिविटीज करनी है तो वो एक्टिविटीज किस तरीके से चलेंगी। लाइक इस केस के अंदर जो रेड कलर की एक्टिविटी है वो उसके बाद अगली रेड कलर की एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, बट देयर आर कुछ एक्टिविटीज जो कि ब्लू पे डिपेंडेंट हैं, जब तक ब्लू पूरी नहीं होगी अगली एक्टिविटी शुरू नहीं होगी। बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपके केस में आसान होगा, आपके केस में ये चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी। नाउ अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ इसको तो इस तरह से हो सकता है कि पहली एक्टिविटी आपकी है लिटरेचर रिव्यू की, सेकेंड एक्टिविटी आपकी है प्रपोजल राइटिंग की, थर्ड एक्टिविटी है आपकी इम्प्लीमेंटेशन की, चौथी एक्टिविटी आपकी है एनालिसिस पार्ट की, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन की, फिर आपकी एक एक्टिविटी है थीसिस राइटिंग की, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रेजेंटेशन का फिनोमेना आ जाता है। तो एक फ्लो के अंदर अपने थीसिस को आप जिस तरह करना चाहेंगे वो आपका गैंट चार्ट में आ जाता है, और ये आपकी टाइमलाइंस डिफाइन हो जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से वन कैन राइट दी रिसर्च प्रपोजल। अगर आप लोगों के पास रिसर्च प्रपोजल है कहीं मेल में है तो बेशक उसको एक दफ़ा खोल लीजिए ताकि उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आंसर हम कर सकें। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो ग्रुप पे अगर आपसे शेयर हुआ हुआ है काइंडली उसको ओपन करें। आप क्लास में पहली दफ़ा नज़र आ रहे हो मुझे, तो क्या आज क्लास पढ़ाने आए हैं आप या क्या की इस वजह से खैरियत से आए? अभी सेलेक्ट किया, क्यों? लेकिन अभी तो बहुत लेट हो गए हैं। चलो डिस्कस कर लेते हैं, बट आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम। आप भी मुझे पहली दफा नजर आ रहे हो क्लास। अच्छा, तो कोई पहले कुछ प्रेजेंटेशंस दी हुई हैं? दी थी, चलो फिर। कहाँ से आते हैं आप? बुखारा से, चलो। आपने खोल लिया तो ज़रा उसको ओपन करके लेट्स सी। अच्छा, अभी राइटिंग स्टेज के अंदर एक और अच्छी चीज़ ये है कि कोशिश ये करें आप कि ट्राई टू राइट विद लेटेक्स। लेटेक्स का नाम सुना हुआ होगा या टेक्स्ट का नाम सुना होगा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या लेटेक्स डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट दिस इज अभी एक बहुत अच्छा ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है ओवरलीफ के नाम से। ओवरलीफ इज लाइक इसमें ये इट्स ऑल वेरी सिंपल, कैन जस्ट स्टार्ट डूइंग इट इन मे बी 30 मिनट्स। वर्ड से बहुत बेहतर है। लेटेक्स में लिखने का फ़ायदा ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो एक खूबसूरती है वो बहुत एक इसकी प्रोफेशनल लुक होती है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो ट्रैकिंग होती है चीज़ों की, इक्वेशंस की राइटिंग हो गई, उनकी नंबरिंग हो गई, रेफरेंसेस की नंबरिंग हो गई, उनके क्रॉस रेफरेंसिंग करना हो गया, वो सारा बहुत आसान है।
तो वर्ड में बहुत सारे इश्यूज हैं, लिखते हुए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे आपको एडिटिंग से मुतालिक मसलों के ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटो पे बहुत सारे काम आपके कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप लेटेक्स के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट अपनी तैयार करें। मे बी मैं यहाँ पे अगर इसकी कोई एक डॉक्यूमेंट खोल सकूँ। खैर ये तो भी सिर्फ फर्स्ट डॉक्यूमेंट ही है, तो इट इज इसकी अगर पीडीएफ में डाउनलोड कर लेता हूँ। सो अभी अगर थोड़ा सा यहाँ पे अगर आप गौर करें तो दो फ़ॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और जो क्वालिटी ऑफ डिफरेंट स्टफ विद इन दैट डॉक्यूमेंट है वो किसी एक वर्ड डॉक्यूमेंट से बहुत बेहतर है। मतलब इफ़ यू कैन फिगर इट आउट, आपको इस तरह की एडिटिंग या इस तरह के इसको कहते हैं टाइप सेटिंग, वो वर्ड में नहीं मिलेगी। वर्ड की पीडीएफ जो बनती है उसमें इतनी खूबसूरती नहीं होती है, प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। ठीक है, तो ये इसको कोशिश करें थोड़ा सा, ये इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सेक्शन है। यहाँ सिर्फ आपने चीज़ें प्लेस इसके अंदर करनी है, बाकी चीज़ें ऑटो पे आपकी बहुत सारी चीज़ें उठ रही होंगी। कुछ फिगर्स आपने मेंशन करनी है तो उसके मेंशन करने का तरीका भी यहाँ पे है, और अकॉर्डिंगली उसकी एडिटिंग वगैरह जो है वो ईजी टू हैंडल है। तो आई वुड रेकमेंड कि इसको थोड़ा सा देखें, एक्सप्लोर करें। ठीक है, और ट्राई टू लर्न दिस। ठीक है, ओवरलीफ के नाम से है, इसको कोशिश करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, और अपनी डॉक्यूमेंट जो अब आपको लिखने के जो टास्क मिलेंगे वो इसके अंदर करें। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट पे आपको ट्रबल होगा, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना, ऑटो पे आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो इट्स इन द लॉन्गर रन इट्स अ यूजफुल टूल। ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर एक साइड वाइज मैंने बात आपको। अगर आपने डॉक्यूमेंट खोल लिया है, और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो सैम्पल डॉक्यूमेंट है, जो यूनिवर्सिटी के अप्रूव कुछ प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको खोलें। अगर एक तो आप सिर्फ टेम्पलेट खोलेंगे तो उसमें तो एडिटिंग वाली कुछ चीज़ें बताई हुई होंगी ना, कि जी इतने साइज होना चाहिए, इतना फॉन्ट होना चाहिए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो रिसर्च प्रपोजल अप्रूव्ड है किसी का, वो आपसे शेयर हुआ होगा। काइंडली उसको खोल लीजिए, ज़रा उसको स्क्रॉल करें कि उसमें क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो हुई हुई हैं। जस्ट स्क्रॉल एंड ट्राई टू मैप जो भी हमने प्रपोजल डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट देखा है उसके साथ उसको मैप करने की कोशिश करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दैट, तो वो पूछे मुझसे कि ये चीज़ जो है वो यहाँ पे नई है, या इट्स न्यू थिंग विच आई हैव नॉट सीन अर्लियर, या जिस पे बात नहीं हुई। एंड ट्राई टू ग्रास्प के हाउ पीपल हैव रिटन दैट डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड बाय यू एज वेल, who all are doing TH1 in this semester. ओके, सो इट मीन्स आपने तो अभी शायद सबमिट करना होगा डॉक्यूमेंट। क्या तारीख मिली हुई आपको? 1 अप्रैल मिली हुई है, तो इट्स वेरी क्लोज। तो आप तो ऑलमोस्ट ये चीज़ बना चुके होंगे या बनाने वाले होंगे। ठीक है, तो इसी हवाले से ज़रा आप भी देखें कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो कि आपको तंग कर रही है या समझ नहीं आ रही है। स्क्रॉल करें और अपने रिलेटेड टॉपिक पे देखें। दोनों टेम्पलेट, दोनों सैम्पल्स शेयर हुए हुए हैं। CS साइट का भी शेयर हुआ हुआ है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइट का भी शेयर हुआ हुआ है। तो ट्राई टू सी विच इज रिलेटेड टू यू। और मे बी अगर किसी के पास नहीं है तो मुफस्सिर दोबारा एक दफ़ा शेयर कर लो ग्रुप के ऊपर, ताकि चले। गुड। आप इसको देखिए एंड देन वी कैन हैंडल योर इंडिविजुअल क्वेश्चंस। आप भी खोल लो, आप भी खोल लीजिए। नहीं तो ये इस तरह ही तो सब्जेक्ट पास नहीं होगा बैठे बैठे। मोबाइल फ़ोन तो है ना, वो इनसे आप मांगे ना, आपको ये व्हाट्सएप पे भेज देगा।
Okay, I'm open to questions. Any question still you'd like to ask? पूछें. जी कोई चीज इसमें एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी हाँ हाइपोथेसिस न्यू टर्म है बिल्कुल हाँ असल में देखे ना आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है फॉरगॉटेड ओवर हियर कि जब आपने ये पोर्शन लिखते हैं ना गैप एनालिसिस करते हैं आप ठीक है लिटरेचर रिव्यू से आपके गैप्स निकलते हैं गैप्स की बेस पे आपके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च क्वेश्चंस की बेस पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अब जब ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए तो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि जी ओके मेरा पहला हाइपोथेसिस ये है हाइपोथेसिस इज इन फैक्ट जिसको हम नाम देते हैं कि यार ये हो सकता है बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं तो आप कहेंगे जी ओके आईटी की अच्छी फैसिलिटीज तालीम को इंप्रूव करने में किरदार अदा करती है ये पहला हाइपोथेसिस है एक हाइपोथेसिस है ये प्रूफ नहीं है और इस पे जब तक आप डाटा कलेक्ट नहीं करेंगे उसको एनालिसिस नहीं करेंगे आप कंफर्म तो नहीं हो सकते बट इट कैन बी अ मफरूजा उर्दू में मफरूजा का नाम देते हैं तो हाइपोथेसिस आर मफरूजा बेस्ड ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव्स में ये डिफाइन कर चुके हैं कि मैं ये चार वेरिएबल्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं तो उन्हीं चारों के लिए आपने दो या तीन मफरूजे बनाएंगे कि ये पहला ये है दूसरा ये है तीसरा ये है तो उनको हम हाइपोथेसिस का नाम देते हैं और उन हाइपोथेसिस की वेरिफिकेशन या रिजेक्शन के लिए फिर आप अपने मेथड देते हैं यदि ओके अब मैं इसको कैसे एनालाइज करूंगा मैं क्वेश्चनर बनाऊंगा मैं इंटरव्यूज कंडक्ट करूंगा मेरी ये पॉपुलेशन होगी ये सैंपल साइज होगा तो अकॉर्डिंगली जो भी डाटा आएगा वो डाटा आने के बाद इसके बाद आगे काम चलेगा यानी वो जो प्रोसेस हमने रिसर्च प्रोसेस में शुरू किया था कि डाटा एनालिसिस करेंगे कंपैरिजन करेंगे और अकॉर्डिंगली कुछ कमेंट करेंगे कि मफरूजे साबित हो गए या साबित नहीं हुए ठीक है क्लास में हमने वैसे कवर किया हुआ है कि मफरूजा बेसिकली होता क्या है हाइपोथेसिस मेकिंग क्या चीज होती है बट हाइपोथेसिस आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस आफ्टर द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस आपके सीएस स्टूडेंट का हिस्सा नहीं होते मास्टर में और ये अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं बट नॉट इन द अदर डिसिप्लिन्स इसलिए शायद मैं इधर भूल गया उसको So इसमें हम फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन भी देते हैं कि नहीं देते यहाँ पे नहीं देते ना यहाँ तो कोई फाइंडिंग नहीं देते ये एक आप बता रहे हैं कि मैं इस तरह करूंगा अभी कुछ नहीं किया रोड मैप ये रोड मैप है यस अनदर नेम कुड बी अ रोड मैप
एंड रोड मैप इनफैक्ट इज द टाइमलाइन, ये रोड मैप ये है। बट ये कि इसके अंदर भी आपने सिर्फ अपना तरीकाकार बताया है, ये इंट्रोड्यूस किया है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, सिर्फ बताया कि ये मेरा कोई तरीकाकार है जो कि इन रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स के हल करने के लिए इख्तियार किया जा सकता है, ठीक है। और इस समय का पीएचडी में ये फर्दर रिफाइन हो सकता है, जिसकी बेस पे ये पूरा प्रोसेस रिसाइकल होकर मे बी यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाए कि आप जब ये करने जाएं तो ये क्वेश्चन आंसर ना हो रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स सेटिस्फाई ना हो रहे हो, तो यू नीड टू चेंज योर मेथोडोलॉजी, इसलिए आपका टॉपिक भी चेंज हो जाता है आफ्टर 3 years or maybe 3.5 years कम टाइम पीरियड के बाद। So this is how things move on for a research proposal. और कोई क्वेश्चन? ठीक है, समझ आ रही है उसके अंदर चीजें? आपका जो पहला क्वेरी थी, हाँ नहीं कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड, आप पूछो तो क्या चीज आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है? वो तो सर पूरा तफसील से पढ़ूंगा जिस सोच के हिसाब से। अगर आप आइडिया बना लो, आप आइडिया बनाओ ना, पढ़ लेंगे आपकी कि आपको तो लिखना भी है आइडिया, आप बनाए कि देखिए ये फ्लो है, इस फ्लो पे अगर आपको कंफ्यूजन समझ आ रही है और ये वहां पिच नहीं हो रही, मैप नहीं हो रही, वो पूछे कि ये चीजें क्या है और इनका इससे क्या ताल्लुक है, इसमें कोई डाउट है और इससे आपको टेम्पलेट भी और फिल्ड टेम्पलेट नजर आ रहा है, ठीक है, उसमें ये चीजें फिल हुई हैं सर, बहुत हद तक हो सकता है कोई बार बंदा मिस भी कर गया, बट ये कि मोस्टली ये चीजें उसके अंदर आपको नजर आएंगी। थोड़ा सा टेक्निकल कंटेंट में वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है, बट सिमिलर कंटेंट है, वही बात से उन्होंने यूज हुआ होगा, बट ये दीस आर द थिंग्स जो कि आपको वहां पे नजर आएंगी। और अगर इनमें से कोई आपको डाउट है कि किसमें क्या कहना चाहिए या इससे क्या मुराद है, वो आप जरूर मुझसे पूछें ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर जाए। अगर anybody else who has got any query, any problem, because ये डॉक्यूमेंट आप सब ने तैयार करनी है by the end of semester. This document finalized and its presentation will be the point to clear this course. तो इसलिए important है कोई सवाल जवाब यहाँ पे तो पूछें। जी मरियम कुछ पूछना चाह रही है? No? किसी का भी कोई सवाल नहीं है? सब क्लियर है? शमसुद्दीन क्लियर है आपको? हाँ बताते हैं आप थोड़ा सा, मतलब देखिए वो अब ये इंग्लिश की खूबसूरती है ना, कभी थोड़ा बहुत देर बता देंगे आप, कुछ अलग सेपरेट भी बता देंगे, डिटेल में बता देंगे, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस सेपरेट भी डिस्क्राइब की जा सकती है, इट कुड बी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन एज वेल, दोनों या अलग अलग भी कर सकते हैं या दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा डाल सकते हैं। वो थोड़ा सा मैंने कहा ना कि ये टेंटेटिव हेडिंग्स हैं, कुछ एक आध बीच में से शायद कुछ जगहों पे नहीं भी होगी, तो उस हवाले से आप देख सकते हैं थोड़ा सा। तो अगर ये चीज़ें क्लियर है तो अभी हमने करना ये है कि जिस तरह मैंने आपसे कहा, मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू का तरीका भी दिखाया। अब इसमें जो प्रोमिनेंट चीज़ है ना, वो अगेन दिस इज द प्रोमिनेंट आइटम्स विच यू हैव टू राइट। इस सब के अंदर, इस पूरी डॉक्यूमेंट में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस दी गई होगी वो इस पोर्शन को दी गई होगी, ये सबसे बड़ा होगा। आप देखें अगर 15 पेज की डॉक्यूमेंट है तो 4, 5, 6 पेजेस की ये लिटरेचर रिव्यू होगा इसके अंदर से, सही है। सो इस सेक्शन को हमने लिखना है, इसके लिए मैंने आपकी टास्किंग एक की है कि आपने 5 रिसर्च पेपर्स के अंदर से अपना लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखना है, और उसके लिए आपने रिसर्च सिंथेसिस मैट्रिक्स बनाना है, जो हमने आपको शुरू आज क्लास में बताया। वो सिंथेसिस मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स बन के उसके अंदर से की फाइंडिंग्स निकलेंगी, और उन की फाइंडिंग्स की मदद से आप लिटरेचर रिव्यू सेक्शन लिखेंगे, और लिखेंगे आप लेटेक्स के अंदर, ठीक है। जिसके लिए मैंने आपको भी एक ऑप्शन दे दी है, अगर कोई इससे अच्छी ऑप्शन किसी के पास है तो वो यूज़ करे, या मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ। मैंने यहाँ 15 रिसर्च पेपर्स मेंशन किए हैं, आप 5 को फॉलो करें और आहिस्ता आहिस्ता उस पर बिल्ड करके वी विल मूव ऑन टू 15 रिसर्च पेपर्स, दैट वुड बी बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। 15 से 20, 25 हम जितना ऊपर जा सके वहाँ जाएंगे, बट 5 मिनिमम आप शुरू हो जाएं। जो ज़्यादा एफर्ट कर सकते हैं वो और पेपर्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, चॉइसेस देयर्स। तो डेडलाइन अभी कोई डेडलाइन नहीं है, नेक्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, बिकॉज आई जस्ट डिस्कस द एग्जाम पैटर्न एज वेल। तो उसके पैटर्न में हम वही चीज़ें बताऊंगा मैं आपको जो कि इसके अंदर से मैं पूछूंगा जो आप कर गए। तो दिस इज योर नेक्स्ट असाइनमेंट।
प्रीवियस असाइनमेंट जो थी इंट्रोडक्शन वाली, वो मुझसे आपने अभी एक मुझे कलेक्ट करके साथ में दे देनी है, कोई अभी भी किसी के पास है उनको दे दें, दैट आई विल चेक एंड आई विल अपडेट अबाउट इट्स कंटेंट टू यू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, अभी इसके बाद हम एग्जाम पे आ जाते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट वुड बी पार्ट ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम में नेक्स्ट वीक में एग्जाम है आपका, और संडे को है, संडे को है ना एग्जाम। जो है वो ओपन बुक ओपन नोट्स होगा, ठीक है। ओपन बुक ओपन नोट्स से मुराद है क्लोज लैपटॉप्स एंड क्लोज मोबाइल फोन्स, ये नहीं होंगे। और जो हमने क्लास में कवर किया है और जो आपने प्रेजेंटेशंस दी हैं, दे वुड बी पार्ट ऑफ एग्जाम। सवाल जो है वो आपके अपने कंटेंट जो आपने तैयार किया उसके अंदर से होंगे, जो अब तक आपने किया है। पहला क्वेश्चन है कि जी आपका रिसर्च टॉपिक क्या है, ये एक सवाल मैं पूछता हूँ, ये रिसर्च टॉपिक बताएं अपना, या थीसिस टॉपिक बताएं, सुपरवाइजर का नाम बताएं। तो दोज वुड बी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये होगा जी ऐसे ही होगा। और इसी तरीके से आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स मैं पूछ सकता हूँ जी, लिस्ट डाउन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, दिस कुड बी वन क्वेश्चन। जो आपने किया है वही आप लिखेंगे। I could ask you, okay जी, give me the block diagram of your baseline research paper। एक क्वेश्चन आपने किया हुआ है, आप उसमें से जवाब देंगे। I could ask you जी, लिटरेचर रिव्यू में आपने 3-3, 5-5 पेपर्स की ब्लॉक डायग्राम बनाई। I could ask you कि जी वो ब्लॉक डायग्राम दोबारा इधर मुझे बना के दे दें, along with the complete reference, ठीक है। So इस तरह के क्वेश्चंस I could ask, जो कि again from whatever we studied, whatever you presented, उसके अंदर से होंगे, ठीक है। और फॉर्मल प्रेजेंटेशन में आपकी एक ले चुका हूँ ऑलरेडी, 30% उसकी वेटेज है, वो ऑलरेडी ग्रेड हो चुकी है, उसको मैंने अलग से रखा हुआ है। ये इज पेपर इज अ फॉर्मेलिटी टू बी फ्रैंक, ठीक है। फॉर मी द मेजर मार्किंग इज योर प्रेजेंटेशन विच यू गिव हेयर। यहाँ खड़े होकर जो देते हैं आप, एक आपने दे दी है सबने ऑलमोस्ट, जिन्होंने नहीं दी है दे हैव मिस्ड द ट्रेन। और आगे जो नेक्स्ट लास्ट प्रेजेंटेशन होगी दैट वुड बी बिफोर द एंड टर्म एग्जाम, वहाँ पे एक और प्रेजेंटेशन होगी, इन्हीं चीज़ों के ऊपर होगी। अगेन उसकी वेटेज एक होगी, वो वहाँ पे आपको बता देंगे, और उसका एग्जाम भी उसी के अंदर से होगा जो आप प्रेजेंट करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। और कोई सवाल आपका है तो आप पूछ सकते हैं। दिस इज रिकॉर्डेड हियर एज वेल, आई विल अपलोड दिस लेक्चर फॉर डीएल्स, वो भी देख लें इसको। तो अगर कोई और क्वेरी है, डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्शन की हाँ हार्ड कॉपी फॉर्मेट में अगर है तो ज़रूर जमा कराएं, बेहतर होता है। मुझे नहीं मालूम, आप वो भी चेक कर लो। ईमेल एड्रेस तो डीएल्स के लिए ईमेल एड्रेस पे है, बाकी जो क्लास में आते हैं वो क्लास में दे देंगे। ईमेल एड्रेस जो है वो भी अब तक तो आपके पास आ जाना चाहिए था, मैंने पहले शायद शेयर किया था। badal.imran.shafi@gmail है, आप उस पर शेयर कर लीजिए, या आप अंसार को भेज दीजिए, या मुफस्सर को भेज दीजिए। ये मुझे कपल करके सारे एक साथ भेज देंगे क्लब करके, या मुझे भेज दीजिए, आप जैसे भी इजी आप। तो और कोई सवाल, कोई डाउट किसी किस्म का? अगर कोई आज प्रेजेंट करना चाहता है अपना काम जिसने अभी तक नहीं किया, एज फार एज आई रिमेंबर कुछ शक्लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, तो आई स्टिल कैन गिव देम लिवरेज टू हैव दैट 30% वेटेज। अगर कोई आप में से स्टिल है भी, और जो दे चुके हैं ठीक है, उनकी प्रेजेंटेशन कवर, आप रहते हैं तो आप प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का नहीं है? ऑल क्लियर? तो वी कैन कॉल इट अ डे। आज इतने हम रखते हैं। आप रोज़े भी हैं, शायद थोड़े से थके हुए भी लग रहे हैं मुझे कुछ, यू कैन कीप इट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एग्जाम होगा, उसके नेक्स्ट वीक में विल मीट अगेन, ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चन नहीं है, देन आई कैन जस्ट क्लोज इट।